नमस्कार, मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ साहित्यिक समाचार स्त्रीवाणी लेकर आप सभी के समक्ष बुलेटिन 14 में उपस्थित हूँ। साहित्य जगत की देश और दुनिया की सभी खबरें लेकर तो शुरुआत करते हैं मुख्य साहित्यिक खबरों से। प्रेमचंद की शव यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया, इसकर लेकर हुआ हिंदी में विवाद। 2 धड़े में विभक्त किए गए हिंदी के लेखक। बुकर प्राइज से सम्मानित बानू मुश्ताक की कहानियों की आलोचना की हिंदी की लेखिकाओं ने। इन कहानियों को बताया गया औसत दर्जे की कहानी। स्त्री लेखा का नया अंक अब बाजार में। रचना सोक्ति पर केंद्रित है यह अंक। 6 जून से होगा एनएसडी में नाट्य समारोह। 12 नाट्य कृतियों के कुल 35 शो। ताजमहल का टेंडर एवं आधे अधूरे का पुनर्प्रस्तुतिकरण मूल कलाकारों के साथ। 4 लेखिकाओं समेत 10 लेखकों को इलाहाबाद में मिला सम्मान। अशोक वाजपेयी एवं प्रयाग शुक्ल ने की नितिन गुप्ता की प्रदर्शनी की तारीफ। अब खबरें विस्तार से। मुंशी प्रेमचंद की शव यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया या नहीं लिया, इस बात को लेकर हिंदी में पिछले दिनों विवाद खड़ा हो गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री एवं युवा कवि शुक्ला ने पिछले दिनों हिंदवी वेबसाइट पर प्रेमचंद की शव यात्रा के बारे में एक लेख लिख दिया, जिसके कारण यह विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अपने लेख मास्टर की अर्थी नहीं बल्कि आशिक का जनाजा था मैं प्रेमचंद के जीवनीकार एवं उनके लेखक पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी कलम के सिपाही में शव यात्रा के संबंध में दिए गए तथ्यों को गलत बताते हुए अमृत राय की तीखी आलोचना की। गौरतलब है कि अमृत राय ने उस जीवनी में लिखा है कि केवल 20-25 लोग ही शव यात्रा में शामिल थे और गली में एक ने कहा कि कोई मास्टर मर गया है। लेकिन श्री व्योमेश शुक्ल का कहना है कि उनकी शव यात्रा में लोगों की भीड़ जमा थी। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में 10 अक्टूबर 1936 को आज में प्रकाशित उस खबर की कटिंग भी लगाई है, जिसमें प्रेमचंद की शव यात्रा में कई लेखकों के नाम दिए गए हैं और उसमें कहा गया है शव यात्रा में भीड़ जमा थी। व्योमेश शुक्ल ने जिस तरह अमृत राय की आलोचना की, उसे देखते हुए प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लोगों ने व्योमेश के खिलाफ टिप्पणियां की और कहने लगे कि अमृत राय को झूठा ठहराया नहीं जा सकता। श्री वीरेंद्र मोहन, कुमार अंबुज, पंकज मोहन जैसे लोगों ने अमृत राय का पक्ष लिया। इस विवाद में पराड़कर जी के पौत्र आलोक पराड़कर ने भी एक महत्वपूर्ण टीप लिखी और सुजीत कुमार सिंह ने दुलारे लाल भार्गव का प्रेमचंद के निधन पर एक लेख भी प्रस्तुत किया। वीरेंद्र यादव का कहना था कि अमृत राय ने नंद दुलारे वाजपेयी के संस्मरण के आधार पर अपनी बात कही है। इस बीच प्रेमचंद की शव यात्रा में मौजूद लेखक बनारसी प्रसाद भोजपुरी के प्रपौत्र अरविंद कुमार ने श्री भोजपुरी के संस्मरण का एक अंश पेश किया, जिसमें प्रेमचंद की शव यात्रा में 20-25 लोगों के ही उपस्थित होने की बात कही गई है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला ने भी एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज अखबार की रिपोर्ट को सही माना जाना चाहिए। एक ने लिखा कि परिपूर्णानंद वर्मा ने भी अपने संस्मरण में भीड़ होने की बात कही है और वे भी शव यात्रा में थे। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु नागर ने लिखा कि दोनों पक्षों की बात सुनकर वे भ्रम में पड़ गए। कई लोगों ने यह भी लिखा कि अमृत राय जब अपने पिता की शव यात्रा में शामिल हुए तो उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी 26 साल बाद लिखी, तो संभव है कि वह बहुत कुछ भूल गए होंगे और उन्होंने अपने पिता के बारे में भावुकतावश ऐसा लिखा होगा। कर्ण सिंह चौहान जैसे लेखकों ने इस बहस को व्यर्थ बताया। बहरहाल इस विवाद से फायदा यह हुआ कि प्रेमचंद की शव यात्रा के संबंध में बहुत सारे नए तथ्य भी सामने आए। बुकर प्राइज से सम्मानित बानू मुश्ताक की किताब द हार्ट लैम्प पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिंदी के कई लेखकों ने इन्हें सामान्य कहानी बताई है और पुरस्कार की गुणवत्ता पर प्रश्न भी खड़ा किया है। हिंदी की प्रसिद्ध आलोचक रोहिणी अग्रवाल, मृदुला गर्ग सहित कई लेखकों ने इस किताब को औसत दर्जे का बताया है। गौरतलब है कि जब गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार मिला था, तब भी कई लोगों ने उनकी इस किताब को पठनीय नहीं बताया था और गद्य की आलोचना भी की थी। रोहिणी अग्रवाल ने लिखा है, बानू मुश्ताक का बहुचर्चित और पुरस्कृत कहानी संग्रह हार्ट लैम्प पढ़ लिया है। बेहद औसत दर्जे की कहानियां हैं, हमारे समय की चेतना से दूर। स्टीरियोटाइप्स और बाइनरी को रचकर पितृसत्ता स्त्री पुरुष को जिन छवियों, मूल्यों और आचार संहिताओं में कैद करती है, यह संग्रह एक रुंधी हुई भावुकता के साथ उन्हीं घेरों की परिक्रमा के दर्द को उभारता है। लेकिन आज दर्द को दवा बनाकर तिल तिल मरने का गौरव नहीं पाया जा सकता। ऐसे शहादत भरे किस्से पुराने वक्तों की कब्र में
फना हो गए हैं, फिर उन्हें बाहर क्यों निकाला जाए? क्या इसलिए कि एक वर्ग का सच आज भी वही है? हाँ, तो क्यों उनसे टकराने के औजार नए वक्त के साथ नहीं होने चाहिए? क्या इस तथ्य को नजरअंदाज किया जा सकता है कि वक्त की तरह कुछ भी जड़ रूप में स्थिर नहीं रहता, टूट फूट के साथ अपने को निरंतर रचता रहता है? उस रचाव को देखना ही समय में जीना है। समय में जीना अनिवार्यता समय में हस्तक्षेप करना है। तो क्या यह संग्रह समय में जीकर समय की ग्रंथियों को खोल रहा है, या उसी गढ़े हुए सांस्कृतिक सच को गढ़ी हुई निरीह मासूमियत के साथ पोस रहा है, जिसे बखानते हुए कृष्णा सोप्ती व्यंग पूर्वक कहती हैं, स्त्रियों के हिस्से आए हैं दर्द जापे और व्रत त्योहार, और पुरुषों के हिस्से आए हैं मुजरे, हुकूमतें और रंगीनियां। प्रेमचंद जब साहित्य को मशाल कहते हैं और मैथ्यू आर्नल्ड जीवन की आलोचना तब सहज ही कहानीकार से अपेक्षा की जाती है वह जीवन को रुग्ण विनिष्ट करने वाली रूढ़ियों विकृतियों पर इस ढंग से लिखे कि जूझने का हौसला नई तामीर का सबब बने। कहानी दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला अक्स भर नहीं है, दर्पण की चौहद्दियों को तोड़ कर अपना अंतरिक्ष बनाने की बेचैनी है। जाहिर है कि कहानी में यथार्थ महत्वपूर्ण नहीं, यथार्थ से मुठभेड़ की दृष्टि महत्वपूर्ण है, जो टकराव की प्रक्रिया में जिस वैचारिक संवेदना को बुनती है वही लिखे को सृजन का रूप देती है। 20वीं सदी के पहले दशक में रुकैया सखावत हुसैन सुल्ताना का सपना लिख रही थी, या दूसरे तीसरे दशक में शिवरानी देवी साहस और समझौता जैसी कहानियां तब समय के सवालों को ललकार कर समय का दिशा निर्देश भी कर रही थी। स्त्री लेखा का नया अंक बाजार में आ गया है। यह हिंदी की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोप्ती पर केंद्रित है। गौरतलब है कि इस साल कृष्णा सोप्ती की जन्मशती मनाई जा रही है। इस अंक में कृष्णा सोप्ती के जीवनीकार एवं प्रसिद्ध कवि आलोचक गिरधर राठी से एक लंबी बातचीत बाजदा खान की हुई है। इसके साथ ही कथाकार रूपा सिंह का एक लंबा लेख है। गौरतलब है कि रूपा सिंह ने कृष्णा जी के साहित्य पर जेएनयू से पीएचडी भी की है। इस अंक में अणुशक्ति सिंह, अनुपम सिंह, कल्पना सिंह के भी लेख शामिल हैं। साथ में पल्लवी प्रकाश का भी एक लेख है। पल्लवी प्रकाश ने भी जेएनयू से कृष्णा जी पर पीएचडी कविताएं भी दी गई हैं, जिनमें अर्चना लार्क, सीमा सिंह, चित्रा तंवर, अंशु कुमार, पार्वती तिर्की, पल्लवी गर्ग, कविता कर्मकार, अर्चना शंकर शामिल हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह 6 जून से 13 जुलाई तक होगा। 38 दिवसीय महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के 11 प्रतिष्ठित नाटकों को प्रस्तुत करेगा। साथ ही एक विशेष संगीतमय संध्या जिसका नाम रंग संगीत होगा। महोत्सव की शुरुआत थीव्स कार्निवल नाटक से होगी, जिसे जीन अनुअल ने लिखा है और अवतार सहानी ने निर्देशित किया है, तथा समापन समुद्र मंथन नाटक से होगा, जिसे आसिफ अली ने लिखा और चित्रंजन त्रिपाठी ने निर्देशित किया है। महोत्सव में प्रस्तुत अन्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की संस्कृत कृति पर आधारित है। निर्देशक प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली। बायेन महाश्वेता देवी द्वारा लिखित, निर्देशक ऊषा गांगुली। माई री में कासे कहूं विजयदान देथा की पहेली से प्रेरित, निर्देशक हैं अजय कुमार। लैला मजनू इस्माइल चुनारा द्वारा लिखित, निर्देशक हैं प्रोफेसर राम गोपाल बजाज। बंद गली के आखिरी मकान धर्म भारती की कहानी पर आधारित, निर्देशक हैं प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर। बाबूजी मिथिलेश्वर की कहानी पर आधारित नाट्य रूपांतरण विभांशु वैभव, निर्देशक राजेश सिंह जी हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित, निर्देशक हैं प्रोफेसर राम गोपाल बजाज। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला द्वारा लिखित, निर्देशक हैं चित्रंजन त्रिपाठी। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित, निर्देशक हैं त्रिपुरारी शर्मा। इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण है ताजमहल का टेंडर, जिसे अजय शुक्ला ने लिखा है और चित्रंजन त्रिपाठी ने निर्देशित किया है। यह नाटक 25 वर्षों बाद लौट रहा है, जिसमें मूल कलाकारों ने महत्वपूर्ण सदस्य जैसे चित्रंजन त्रिपाठी स्वयं और प्रसिद्ध टीवी एंकर एवं अभिनेता श्रीवर्धन त्रिवेदी अपनी प्रमुख भूमिकाओं को दोबारा निभाएंगी। इसी तरह आधे अधूरे, जिसे मोहन राकेश ने लिखा और त्रिपुरारी शर्मा ने निर्देशित किया है, इसमें भी मूल कलाकारों रवि खानविलकर और प्रतिमा काजमी की वापसी 30 साल बाद होगी। रंग संगीत नामक संगीत में संध्या भी प्रमुख आकर्षणों में शामिल है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के महान कलाकारों की कालजयी रचनाओं को समर्पित होगी। इसे श्री लोकेंद्र त्रिवेदी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया जाएगा। इन संगीतमयी रचनाओं को रंगमंडल की प्रस्तुतियों में उनके प्रारंभिक दौर से शामिल किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निदेशक श्री चित्रंजन त्रिपाठी ने कहा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह दिल्ली परिसर में आयोजित प्रमुख थिएटर उत्सवों में से एक है। इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री और प्रदर्शन शैलियां
शामिल हैं, जो दर्शकों को न केवल मनोरंजन बल्कि सीखने का अनुभव भी प्रदान करती हैं, चाहे वे आम लोग हों, विद्वान हों या थिएटर के प्रैक्टिशनर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल प्रमुख राजेश सिंह ने कहा, भारत और विदेशों में प्रस्तुति देने के बाद दिल्ली के दर्शकों के सामने प्रदर्शन करना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल दल के लिए अत्यंत खुशी की बात है। इन सभी नाटकों को देश भर में, विशेष रूप से दिल्ली में अत्यंत सराहा गया। उन्हें आशा है कि दिल्ली एनसीआर के दर्शक इस नाट्य समारोह का भरपूर आनंद लेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर शंभुनाथ के स्त्री विरोधी वक्तव्य का रचनात्मक प्रतिवाद किया पूनम सिंह ने। पिछले दिनों हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक शंभुनाथ ने स्त्री लेखन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के दौर में स्त्रियों के लेखन में सांप्रदायिकता के विरोध में रचनाएं नहीं हैं। उनकी इस टिप्पणी पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई और कई लेखिकाओं ने बड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हिंदी की सुपरिचित आलोचक पूनम सिंह ने डॉक्टर शंभुनाथ के इस कथन का विरोध थोड़ा रचनात्मक ढंग से किया और उनका जवाब देते हुए 16 महिला कहानीकारों की सांप्रदायिकता विरोधी कहानी प्रस्तुत कर रोशनी के दरमियान नाम से एक संचयन ही निकाल दिया। इस किताब में नासिरा शर्मा, उर्मिला शिरीष, सुषमा मुनींद्र, रजनी गुप्त, किरण सिंह, जयश्री राय, गीता श्री, वंदना राग, प्रत्यक्षा, कविता निवेदिता, प्रज्ञा, पंखुड़ी सिन्हा, डॉक्टर वंदना गुप्ता, अर्चना पैन्यूली और पूनम सिंह की कहानी शामिल है। इन कहानियों को पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय स्त्रियां सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लड़ रही हैं और अपनी दृष्टि से उसका विरोध कर रही हैं और वे अपनी कहानियों का विषय भी बना रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह किताब शंभुनाथ को ही समर्पित भी है। रुद्रादित्य प्रकाशन द्वारा गत दिनों 10 लेखकों को पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 4 पुरस्कार महिला रचनाकारों को दिए गए। ये रचनाकार हैं अंजू शर्मा, रचना आनंद, सिनीवाली और विभा रानी। श्रेष्ठ कृति सम्मान के तहत 2023 और 24 के विभिन्न लेखकों की कृतियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 2023 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति आलोचना सम्मान भालचंद्र जोशी, मलयज स्मृति आलोचना सम्मान प्रदीप सक्सेना, फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति उपन्यास सम्मान प्रियदर्शन मालवीय, कमलेश स्मृति कहानी सम्मान अंजू शर्मा और स्नेहमयी चौधरी स्मृति कविता सम्मान रचना आनंद तथा वर्ष 2024 का रामस्वरूप स्मृति चतुर्वेदी स्मृति आलोचना सम्मान श्री प्रकाश मिश्रा, मलयज स्मृति आलोचना सम्मान नीरज खरे, फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति उपन्यास सम्मान सिनीवाली, कमलेश्वर स्मृति कहानी सम्मान विभा रानी और स्नेहमयी चौधरी स्मृति कविता सम्मान अखिलेश जायसवाल को दिया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में रुद्रादित्य प्रकाशन समूह की पत्रिका प्रयाग संवाद पत्रिका का लोकार्पण हुआ। सम्मानित कृतियों पर सम्यक चर्चा भी हुई। प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र ने भालचंद्र जोशी तथा प्रदीप सक्सेना की आलोचना कृतियों पर संवाद किया। सौम्या कृष्ण ने रचना आनंद की कविता पुस्तक और राकेश बिहारी ने अंजू शर्मा की कहानियों पर अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि के रूप में कविश्री नरेश सक्सेना ने सभा को संबोधित किया। विशेष अतिथि हरिश्चंद्र पांडे ने प्रयागराज को समृद्ध परंपरा की चर्चा की। संचालन डॉक्टर शशि कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षता प्रोफेसर कुमार पंकज ने की। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में रघुवंश मणि ने आलोचना पुस्तक और विशाल श्रीवास्तव ने कविता पुस्तक पर अपनी बातें रखी। आशुतोष पार्थेश्वर ने उपन्यास हेती और कहानी संग्रह शिनचैन डेड पर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपना वक्तव्य दिया। दोनों कृतियों के रचनाकारों को बधाई दी। हिंदुस्तानी एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन। इस अवसर पर रुद्रादित्य प्रकाशन समूह के निर्देशक अभिषेक ओझा सहित समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक व कथाकार बलराम, कथाकार प्रियदर्शन, स्वप्निल श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। संचालन अलका प्रकाश और अध्यक्षता स्वप्निल श्रीवास्तव ने की। विशेष अतिथि के रूप में प्रियदर्शन की उपस्थिति और संबोधन विशिष्ट रहे। इस अवसर पर यश मालवीय के संचालन में एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें संध्या नवोदिता, अंशु मालवीय, विशाल श्रीवास्तव, अखिलेश जायसवाल आदि कवियों ने भाग लिया। राजधानी में गत दिनों दिल्ली की युवा रंगकर्मी प्रियंका शर्मा के निर्देशन में जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का मंचन हुआ। प्रियंका शर्मा ने पटना में भी इसका मंचन किया था। प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी ने लिखा है, प्रियंका ने ध्रुव स्वामिनी का अच्छा अभिनय किया। वैसे पहले भी इस नाटक को देख चुका हूँ। प्रियंका के ही निर्देशन में वह भी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। इस बार इसमें कुछ नई चीजें भी थी। खासकर रामगुप्त की भूमिका निभाने वाले भानु प्रताप सिंह ने वो किया जिसे महफिल लूटना कहते हैं। भानु को पहले से ही जानता हूँ। वे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में रंगमंच का एक गढ़ है। लेकिन भानु इतने अच्छे अभिनेता भी हैं ये नहीं जानता था। पहली बार रंगमंच पर अभिनय करते देखा और लगा कि इस बंदे में तो बहुत दम है।
रामगुप्त के किरदार को जीवंत बना दिया है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के उन नाटकों में से है जिसमें मंचीयता है। इसमें वो पहलू हैं जिसे आजकल की भाषा में नारीवाद या नारी सशक्तिकरण कहते हैं। ये विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त से प्रभावित है। विशाखा दत्त को मुद्रा राक्षस के लिए जाना जाता है। चाणक्य के छवि निर्माण में इस नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कृत नाटकों में मुद्रा राक्षस राजनीतिक नाटक माना जाता है और यह है भी। बहरहाल प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी की बातें करें तो एक तेजस्वी महिला है। प्राचीन काल में समुद्रगुप्त के समय ऐसी तेजस्वी महिलाएं भारतीय इतिहास में नहीं के बराबर हैं। वो शास्त्र को चुनौती देती हैं। छल से उसका विवाह रामगुप्त से हुआ था। हालांकि वो ब्याहता तो रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त की थी। नाटक में आगे चलकर चंद्रगुप्त से उसकी शादी होती है। प्रसाद ने यहाँ शास्त्र की मान्यता को चुनौती दी थी। पिछले दिनों इंडिया हैबिटेट सेंटर में युवा फोटोग्राफर नितिन गुप्ता के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी जिसमें महाकुंभ की जीवंत तस्वीरें शामिल की गई थी। इस प्रदर्शनी को कई जाने माने लेखकों और कला समीक्षकों ने देखा और उसकी तारीफ भी की। सर्वश्री अशोक वाजपेयी, प्रयाग शुक्ल, गिरधर राठी, लीलाधर मंडलोई, अशोक भौमिक, RN सिंह, रविंद्र त्रिपाठी, वासदा खान, विनोद भारद्वाज, प्रभात रंजन, पूनम अरोड़ा, रश्मि भारद्वाज, देवेंद्र राज अंकुर, ज्योतिष जोशी, नरेंद्र पाल सिंह जैसे अनेक लोगों ने इस पद्धति को देखा और तारीफ की। हमारे संवाददाता की प्रयाग शुक्ल जी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, कुछ प्रदर्शनियां ऐसी होती हैं जो बहुतेरे कारणों से कभी भूलती नहीं है। हर तस्वीर उन्हें कुछ सोचती हुई लग रही थी, किसी आत्म मंथन में उतरी हुई लग रही थी। कुल मिलाकर यह कि हर तस्वीर का हर पात्र, हर सामान, हर कोना मानो एक विस्तार के बीच अपने एकांत में, अपने अस्तित्व में एक अजब ढंग से खो गया था। यह खो जाना वैसा खो जाना नहीं था जब लाउड स्पीकर पर किसी के नाम के साथ उसकी तलाश का प्रयत्न किया जाता है। यह खो जाना कुछ वैसा था जहां अपने खो जाने की खबर किसी को स्वयं नहीं होती, पर कोई दूसरा उसके खो जाने को अपनी ही तरह से दर्ज करता है। उन्होंने कहा कि हम सब नितिन के उस महत्वपूर्ण काम से परिचित हैं जो सांस्कृतिक आयोजनों को दस्तावेजी ढंग से दर्ज करते रहने से जुड़ा है, पर यह प्रदर्शनी जीवन जगत को निरखने के उनके बहुकोणीय जुड़ाव से संबंधित है। उनकी पैनी नजर का पता एक अलग तरह से देती है। यह प्रदर्शनी मानो ऐसे क्षणों की प्रदर्शनी है जब हम जीवन मात्र को, उसके अकेलेपन को, उसके अस्तित्वगत प्रश्नों को उसके समूह में अजब ढंग से होने का पहचानते हैं, कई कथाएं बुनते हैं और हमारे भीतर स्वयं एक जीवन बोध गहरा होता है कई रूपों में। प्रसिद्ध कला समीक्षक अक्षत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कल दिल्ली के रशियन हाउस में महान रूसी लेखक पुष्किन के जीवन पर एक नाटक खेला जाएगा। इस नाटक के भीतर भी एक नाटक है। वह दूसरी बार अभिनय करने जा रहे हैं। यह नाटक मात्र 25 मिनट का है। इस पुष्किन ऑन लाइव इसमें 10 कलाकारों ने भाग लिया है और उसका निर्देशन किया है रूस की महिला रंगकर्मी अलेक्सेंद्रा तरबानकोवा ने। समाचार समाप्त। मिलते हैं अगले गुरुवार नई खबरों के साथ। जय हिंद। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। समाचार संकलन अरविंद कुमार। शुभ संध्या।